तो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग फिर से एक बार अपने इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि हम लोग ने दूसरे पार्ट में पढ़ा है कि भारत पर आखिर बाबर ने आक्रमण क्यों किया, उसमें भारत की क्या परिस्थितियां थी। तो आज हम पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और देखेंगे कि पानीपत के युद्ध में कौन जीतता है, उसके बाद क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पानीपत का प्रथम युद्ध। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने नोट्स आ गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए हम देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था। दिल्ली का सुल्तान कौन था उसमें? इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का था। लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था। अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान, यानी जो उसमें दिल्ली पर शासन कर रहा था, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य भीषण युद्ध लड़ा गया। अंततः युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, तुलगमा युद्ध पद्धति क्या होता है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं और शायद मैंने नोट्स भी बनाया, अगर मिल जाएगा तो आपको दे देंगे। तो चलिए देखते हैं कि तुलगमा युद्ध पद्धति क्या है, क्योंकि इसमें लिखा है कि बाबर ने प्रसिद्ध युद्ध तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया इस प्रसिद्ध युद्ध में। तो तुलगमा युद्ध पद्धति है क्या आखिर? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किस युद्ध के दौरान किया? तो वहां पर आपको लिखना है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर तुलगमा युद्ध पद्धति है क्या। देखिए दोस्तों, तुलगमा युद्ध पद्धति मध्यकाल की एक सुदृढ़ युद्ध नीति थी। कब की? मध्यकाल की एक सुदृढ़ युद्ध नीति थी, जिसका आविष्कारक उज्बेकों को माना जाता है। उज्बेकों को, तो ये याद रखिए आप लोग। इसका आविष्कार किसने किया था, यानी सर्वप्रथम प्रचलन में इसको किसने लाया था? उज्बेक। उज्बेक मैंने बताया था, शायद पहले ही लेक्चर में हमने बताया था कि ये कौन थे। मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। तो इन्होंने ही तुलगमा युद्ध पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उन्हीं से किसने सीखा था? बाबर ने। समरकंद अभियान के दौरान जहीरुद्दीन बाबर ने उज्बेकों से इसे ग्रहण किया था। ये देखिए, अगर आपसे पूछे कि बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति किनसे सीखी थी, तो आपको आंसर देना है उज्बेकों से। इस युद्ध नीति में अपने विश्वस्त सिपाहियों के साथ रणभूमि में बीच में मौजूद सजा या बादशाह सेना को 4 टुकड़ियों में बांट दिया जाता है। पहली 2 टुकड़ी आगे की ओर बादशाह के दाहिने और बाएं छोर की ओर तथा अन्य दो टुकड़ी पीछे की ओर इसी तरह तैनात रहती है। होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये एक टुकड़ी हो गई, ये एक टुकड़ी हो गई, ये एक टुकड़ी, और ये 4 टुकड़ियां हैं सेना की। और इधर से मान लीजिए, चलिए मैं आपको अलग पेज में इसको दिखा देता हूं थोड़ा सा। ओके दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे तुलगमा युद्ध पद्धति क्या है। देखिए, मान लीजिए ये बाबर की सेना है और ये इब्राहिम लोदी की सेना है। ओके, मान लीजिए
कि ये वाली बाबर की सेना है और ये वाली इब्राहिम लोदी की सेना है। मान लीजिए कि बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था ना, तो मान लीजिए बाबर की 4 टुकड़ियां हैं, 1 टुकड़ी, 2 टुकड़ी, 3 टुकड़ी, 4 टुकड़ी, सेना की 4 टुकड़ियां हैं और बीच में ये बाबर है, बीच में बाबर है। ओके, तो क्या होगा, बाबर 2 टुकड़ियों को एक टुकड़ी अपने बाएं और एक टुकड़ी अपने दाएं लेकर जाएगा, इस पर आक्रमण करेगा। ओके दोस्तों, एक टुकड़ी दाएं और एक टुकड़ी बाएं बाबर लेकर जाएगा और इस पर आक्रमण करेगा, इस पर आक्रमण करेगा खूब। और जब इब्राहिम लोदी की सेना इनसे लड़ने में फंस जाती है, तभी क्या होता है कि जो तीसरी और चौथी टुकड़ी वो आके इस पर पीछे से हमला कर देती है, क्योंकि 2 टुकड़ियां तो इससे लड़ रही हैं, 2 टुकड़ियां लड़ रही हैं और जो तीसरी और चौथी टुकड़ी है वो इस पर आके पीछे से हमला कर देती है और इस प्रकार युद्ध में बाबर जीत जाता है। तो ये थी तुलगमा युद्ध पद्धति, हमने आपको बताया। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग फिर अपने टॉपिक पे आते हैं और जो हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, अब हम एक बार पुनः इसको पढ़ देते हैं और समझ लीजिए। तुलगमा मध्यकाल की एक सुदृढ़ युद्ध नीति थी जिसका आविष्कार उज्बेकों को माना जाता है, मतलब जिसका आविष्कारक उज्बेकों को माना जाता है। समरकंद अभियान के दौरान जहीरुद्दीन बाबर ने उज्बेकों से इसे ग्रहण किया था। इस युद्ध नीति में अपने विश्वस्त सिपाहियों के साथ रणभूमि में बीच में मौजूद राजा या बादशाह सेना को 4 टुकड़ों में बांट देता है। पहली 2 टुकड़ी आगे की ओर बादशाह के दाहिने और बाएं छोर की ओर व अन्य 2 टुकड़ी पीछे की ओर इसी तरह तैनात रहती। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं क्या हुआ। तो इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से ग्रहण किया था, आपको पता है। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति अर्थात रूमी पद्धति का भी प्रयोग किया। अब ये जान लीजिए, उस्मानी पद्धति या रूमी विधि किसे कहते हैं। तोपों को सजाने का एक विधि या तरीका था। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं वही डायग्राम के माध्यम से कि उस्मानी पद्धति या रूमी विधि क्या थी। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं उस्मानी पद्धति क्या है। देखिए, एक गाड़ी इधर है और एक गाड़ी इधर है और बीच में तोप को रख के चलाया जाता है, यानी 2 गाड़ियों के बीच में जब तोप को रख के चलाया जाता है तो इसको कहते हैं उस्मानी विधि और इन पर गोले बरसाए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको उस्मानी पद्धति या जो उस्मानी विधि है, रूमी विधि है, ये भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग फिर से, इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति अर्थात रूमी विधि का प्रयोग किया था। इस पद्धति में 2 गाड़ियों के बीच में व्यवस्थित जगह छोड़कर तोपों को रखकर चलाया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ठीक वैसा ही लिखा हुआ है। फिर है पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व, बाबर का जो तोपखाना था, जो तोप चलाने वाली प्रक्रिया थी, उसका नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक 2 योग्य अधिकारियों ने किया था। तो ये नाम याद रखिए आप लोग, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान, ये आपको याद रखना है। ओके, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई। अफगानों की शक्ति क्षीण हो गई। युद्ध के पश्चात दिल्ली और आगरा समेत लोदी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने अधिकार कर लिया।
भारत के विजय के उपलक्ष्य में प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। इस युद्ध में विजय का श्रेय बाबर ने अपने धनुर्धारियों को दिया। तो जब बाबर पानीपत का युद्ध जीत लेता है तो इस खुशी में, युद्ध को जीतने की खुशी में, प्रत्येक काबुल निवासी यानी काबुल में जो रहने वाले लोग थे उन सबको एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान करता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, युद्ध के मैदान में मारा गया। तो वहां पर नाम आएगा इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का शासक था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उसको युद्ध के क्षेत्र में ही मार दिया। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। और इस युद्ध को जब बाबर ने जीत लिया तो दिल्ली और आगरा समेत लोदी के जितने भी साम्राज्य थे उन सब पर बाबर ने अधिकार कर लिया। देखिए, अफगानों की शक्ति यानी इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो हार जरूर गई थी, उसकी शक्ति कम हो गई थी, लेकिन समाप्त नहीं हुई। अभी आगे इब्राहिम लोदी का भाई आएगा महमूद लोदी, और वो काफ़ी परेशान करता है। तो आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, खानवा का युद्ध क्यों हुआ, और आखिर उस युद्ध में जीतता कौन है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगले पार्ट में। ओके दोस्तों, देखिए हम छोटे छोटे पार्ट इसलिए बनाते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग ना महसूस हो। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया तो आपको देखने में थोड़ी सी परेशानी होगी, आप बोरिंग महसूस करने लगेंगे कि कितना लंबा वीडियो है, अभी समाप्त ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि अब जब भी 10-15 मिनट आपको टाइम मिले तो आप तुरंत देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपसे एक बात मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को हमारे, और इसको लाइक शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी जान सकें, आगे बढ़े। ओके दोस्तों, थैंक यू।